हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 9th चैप्टर दैट इज भोली की तरफ जाने वाले। दिस इज रिटन बाय के अब्बास। ये जो नाम है भोली, ये एक छोटी सी बच्ची का नाम है और इस बच्ची के साथ बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। मतलब इसे थोड़ा अलग माना जाता है और इसे बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। और ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस से क्या ये भोली उभर कर वापस निकल पाती है या नहीं, ये देखने के लिए हम चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो लेट अस गो टुवर्ड्स द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। ये जो बच्ची है, इसका सही नाम सुलेखा था, पर बचपन से ही सभी लोग इसे भोली नाम से बुलाते थे और इसलिए उसका नाम भोली पड़ गया। भोली का मतलब होता है द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब फूलिश या तो गलिबल। गलिबल क्या होता है? कोई एक इंसान जिसको हम बोले कि अगर ऐसा है तो वो वैसा है, मान जाएगा। मतलब आसानी से मान जाएगा जो भी हम बोलेंगे, अपना दिमाग नहीं यूज करेगा। तो ये जो बच्ची है, ये बच्ची भी बिल्कुल गलिबल टाइप की थी। ये जो नंबरदार है, विलेज के नंबरदार, जिनका नाम है रामलाल। नंबरदार कौन होते हैं? वो लोग जो कि जमींदार होते हैं या तो विलेज के हेड होते हैं, उन्हें नंबरदार कहते हैं, है ना। तो ये जो रामलाल थे, रामलाल की चौथी बेटी थी सुलेखा या तो भोली। और जब ये 10 मंथ की थी, 10 महीने छोटी थी, तब ये अपने कॉट से नीचे गिर गई थी। कॉट मतलब बेड से नीचे गिर गई थी और इसी के कारण उसका जो दिमाग है, शायद से कुछ पार्ट उसका दिमाग का खराब हो गया था या तो काम नहीं कर रहा था और इसीलिए शायद से वो बिल्कुल पीछे रह गई बाकी सभी लोगों से और उसका नाम भोली पड़ गया, द सिंपलटन। जब सुलेखा का बर्थ हुआ तब वो बहुत ही फेयर थी, गोरी थी और बहुत ही प्रिटी भी थी, खूबसूरत भी थी। पर जब सुलेखा 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक आया और इस स्मॉल पॉक्स के अटैक के कारण उसके पूरे बॉडी में ब्लैक कलर के पोक मार्क्स आ गए थे। सिर्फ आंख बच गया था, बाकी पूरा बॉडी डिसफिगर्ड हो चुका था। और सुलेखा को या तो भोली को 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं आता था और जब फाइनली 5 साल बाद उसने बोलना सीख लिया तब वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। और जो बाकी बच्चे हैं वो ये देखकर उसको मिमिक करते, उसका कॉपी करते और मजाक उड़ाते। तो उसने एक सिंपल सा प्रिंसिपल बना दिया था कि वो ज्यादा बात ही नहीं करती थी लोगों से। रामलाल की 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। इन सभी बच्चों में सबसे छोटी भोली ही थी। इनका जो घर है वो बहुत ही प्रॉस्परस, अच्छे तरीके से चल रहा था। एक फार्मर का जैसे घर होता है, बिल्कुल वैसा ही घर था और सब कुछ जो फार्मर के घर पे होना चाहिए सब था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जितने भी बच्चे थे सभी बहुत हेल्दी और स्ट्रांग थे, भोली को छोड़कर। और इनके घर पे जितने भी लड़के थे, ये सभी लड़कों को सिटी भेज दिया गया था ताकि वो स्कूल में जाकर पढ़ सके और उसके बाद फिर अपना कॉलेज भी किया इन लड़कों ने। लड़कियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा। राधा की शादी हो चुकी थी और जो उनकी दूसरी बेटी थी जिसका नाम है मंगला, मंगला की शादी तय हो चुकी थी। और मंगला के शादी के बाद उनकी जो तीसरी बेटी है चंपा, उसकी शादी के बारे में ये लोग सोचेंगे, ऐसा उन्होंने प्लान किया हुआ था। रामलाल और रामलाल की वाइफ ने प्लान किया हुआ था। और ये बाकी सारे बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे और हेल्दी थे, तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना, लड़का ढूंढना, दूल्हा ढूंढना बहुत आसान बात थी, मुश्किल नहीं था। पर रामलाल को भोली की चिंता जरूर थी। भोली ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। जब भोली 7 साल की हुई तब उनकी जो दूसरी बेटी है मंगला, मंगला की शादी हो चुकी थी उस समय पे। और इसी टाइम पे
इस गांव में, इस विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था, वो भी लड़कियों के लिए खोला गया था। और इसकी ओपनिंग के लिए वहाँ के तहसीलदार साहब आए थे, और तहसीलदार साहब ने ओपनिंग करने के बाद जो नंबरदार हैं, नंबरदार से कहा, दैट मीन्स रामलाल से कहा कि आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं यहाँ के, और आप गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इन गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आपको आपकी जो बेटियां हैं उन बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। उसी दिन रात को जब रामलाल घर पहुंचे और अपनी वाइफ से कंसल्ट किया कि लड़कियों को स्कूल भेजने की बात जो कि तहसीलदार जी ने कहा था, वो कंसल्ट किया, तो उनकी वाइफ चिल्लाकर बोलती है कि आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियों को एजुकेशन दिया जाए या तो स्कूल भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, तो उनसे शादी कौन करेगा? पर ये जो रामलाल है, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को मना कर सके या डिसोबे कर सके। फिर उनकी जो वाइफ है वो एक सल्यूशन देती है। वो कहती है कि ऐसा करते हैं, अपन भोली को स्कूल भेज देते हैं। भोली स्कूल जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसके शादी होने के चांसेस बहुत कम है, और जिस तरीके से वो दिखती है बिल्कुल बदसूरत दिखती है, और लैक ऑफ सेंस है, उसमें दिमाग भी नहीं है, तो टीचर्स को ही उसका ख्याल रखने दो। अगले ही दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और भोली से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। अब भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल क्या चीज़ होती है, और भोली को बस इतना याद आया कि जो उसकी गाय है जिसका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी को भी ऐसे ही घर के बाहर लेकर गए थे और उसे बेच दिया था। वो डर जाती है और टेरर में वो चिल्लाती है, नो 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 नो, और उसके फादर के हाथ से जो ग्रिप था वो ग्रिप को छुड़ाकर वो हट जाती है उस जगह से। रामलाल ने जब ये देखा तो रामलाल ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें बेवकूफ़ लड़की, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही ले जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर रामलाल ने अपनी वाइफ से बोला, आज के लिए इसको अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो हम अगर इसे ऐसे ही लेकर जाएंगे तो स्कूल वाले टीचर सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं सिलवाया जाता था। जो उसकी बहनें कपड़े पहन लेती और जब वो छोटे हो जाते तो वो कपड़े भोली के लिए पास ऑन किया जाता था। उसके कपड़े को कोई मेंड तक नहीं करता, अगर कोई फट जाता कहीं से तो कोई सिलता तक नहीं था, कोई उसे धोता तक नहीं था। आज का दिन, जिस दिन उसे स्कूल जाना था, ये दिन उसके लिए लकी साबित हुआ। उसे क्लीन क्लोथ पहनने को मिला था, और ये जो क्लीन क्लोथ थे ये छोटा हो चुका था। क्यों छोटा हो गया था? क्योंकि इसे कई बार वॉश किया था, धोया था, तो इसलिए वो श्रंक हो गया था, छोटा हो गया था। और चंपा को अब वो फिट नहीं आता था, तो चंपा के ड्रेस को भोली को दे दिया गया था। उसको नहलाया भी गया था, और उसके जो बाल थे, बाल को ऑयल भी किया था। उसके जो बाल जो कि ड्राई और मैटेड हो चुके थे, मैटेड मतलब पूरे उलझे हुए टैंगल्ड अप बाल थे, उसको ऑयल तक किया था। और ये सारी चीजें जब भोली ने नोटिस किया तो उसको समझ में आ गया कि उसे घर से भी बेहतर जगह पे ले जाया जा रहा है। जब रामलाल और भोली स्कूल पहुंचे तब स्कूल ऑलरेडी चालू हो चुका था, बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। रामलाल ने भोली को हेड मिस्ट्रेस के हाथों में सौंप दिया और वो वहां से चले गए। जब भोली ने ये नोटिस किया कि वो अकेली हो चुकी है तो वो डर भरे आंखों से इधर उधर देखने लग गई। उसने देखा कि वहां पे बहुत सारे रूम्स थे और रूम्स में उसके ही जैसे बहुत सारे लड़कियां थी जो कि स्क्वाट करके बैठी हुई थी। स्क्वाट करके कुछ बच्चे रीडिंग कर रहे थे और कुछ बच्चे राइटिंग कर रहे थे स्लेट में। स्क्वाट करने का क्या मतलब होता है? बैठे हुए थे, मैट के ऊपर बैठे हुए थे और लिख रहे थे और रीड कर रहे थे। जो हेडमिस्ट्रेस है उन्होंने क्या किया, भोली को कोई एक क्लास में लेकर चले गए और उसे क्लास के एक कोने में बैठा दिया। भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है और स्कूल में क्या होता है, पर अपने जैसे ही बहुत सारी लड़कियों को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी।
और वो सोच रही थी कि शायद से इन्हीं में से कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। जो लेडी टीचर है वो कुछ समझा रही थी सभी बच्चों को, बट भोली का ध्यान उन चीज़ों की तरफ जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो वॉल्स में जो पिक्चर्स बने हुए थे उसकी तरफ देख रही थी, उसका अट्रैक्शन उस तरफ हो गया था। और उसने वहाँ पे एक हॉर्स का पिक्चर देखा जो कि ब्राउन कलर का था, और ये जो घोड़ा था ये बिल्कुल वैसा ही घोड़ा था जैसा घोड़े में जो तहसीलदार है वो बैठकर विलेज की तरफ आए थे, तो सेम कलर था इस घोड़े का भी। भोली ने उन पेंटिंग में ये भी देखा कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर का गोट था, और उसको याद आया कि उनके नेबर के पास भी वैसे ही ब्लैक कलर का एक गोट था। फिर उसने एक ग्रीन कलर का पैरेट देखा और उसे याद आया कि जो मैंगो ऑर्चर्ड है उनके पास, उस ऑर्चर्ड में वैसे ही ग्रीन कलर का पैरेट आता था। ऑर्चर्ड क्या होता है? एक रीजन जहाँ पे फ्रूट उगाए जाते हैं, है ना। तो पैरेट को भी देखकर उसको सिमिलैरिटी समझ में आया। फिर उसने एक काऊ को देखा और उसको अपने गाय लक्ष्मी की याद आ गई, और इतने में ही उसको कुछ नोटिस करने को मिलता है। वो देखती है कि वो जो टीचर थी वो उसके बिल्कुल पास में खड़ी हुई थी और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। इतने में उसकी टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? भोली ने स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए जवाब देने की कोशिश की। उसने बोला भ भ भो, और वो वहीं पे रुक गई। वो जवाब नहीं दे पा रही थी स्टैमरिंग के कारण, हकलाने के कारण। उसने अपना सर झुकाया और वो रोने लग गई। वो वहीं पे बैठी हुई थी कॉर्नर पे जहाँ पे बाकी बच्चे बैठे हुए थे, और वो सर ऊपर उठाकर बाकी को देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे। इतने में वो जो स्कूल का बेल था वो रिंग हो गया, और जितने भी छोटी छोटी बच्चियां वहां पे बैठे हुए थे वो लोग सब खड़े हो गए। एंड दे स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम। स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम का क्या मतलब है? छोटे छोटे कदम लेकर जल्दी से मूव आउट करना, क्लास से बाहर चले गए वो लोग। पर भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से चली जाए, वो वैसी ही बैठी रही। जो टीचर है, टीचर ने बड़े प्यार से भोली का नाम बुलाया, भोली। भोली ने जैसे ही इतने प्यार से उसे बुलाते हुए सुना, उसको महसूस हुआ कि इतने प्यार से मुझे कभी भी किसी ने नहीं बुलाया। फिर टीचर ने कहा कि खड़े हो जाओ, पर उस टाइम भी कमांड करते हुए नहीं कहा, बड़े प्यार से कहा। और भोली ने जैसे ही ये चीज सुना वो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी टीचर ने वापस से उससे बोला कि अपना पूरा नाम तो बताओ मुझे। भोली ने जैसे ही ये सुना उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। वो सोच रही थी कि ये जो स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग के कारण क्या उसका जो जीभ है वो वापस से उसे डिसग्रेस तो नहीं कर देगा। पर फिर भी इस अच्छी विमेन के लिए वो कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। उसने बोलने की कोशिश की, भ भ भू, पर वो आगे नहीं बोल पा रही थी। फिर भी टीचर जो है वो मोटिवेट करती है, वो बोलती है शाबाश, बहुत अच्छा, पूरा नाम बोलो, कंप्लीट करो, पूरा नाम बताओ। और आखिर में बोली फिर कोशिश करते हुए भोली बोल ही देती है, अपना पूरा नाम बोल देती है, और उसे ऐसा लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। फिर टीचर ने मोटिवेट करते हुए बोला कि वेल डन, बहुत अच्छा, अगर तुम अपने दिल से ये डर को बाहर निकाल दोगी तो बाकी सभी बच्चों की तरह तुम भी बोल पाओगी। भोली ने कुछ इस तरीके से टीचर की तरफ देखा जैसे कि वो पूछना चाहती है, रियली, सच में ये हो सकता है क्या? और टीचर वो समझ गई थी और टीचर ने जवाब दिया, हाँ ये सब हो सकता है, बस तुम्हें ये चीज़ करना है कि स्कूल रोज आना है। क्या तुम आओगी कल से स्कूल? तो भोली ने नॉड किया मतलब सर हिलाया और हाँ बोला। पर टीचर ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा जवाब नहीं चाहिए, क्लियरली पूरा लाउड होकर बोलो कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो भोली ने कोशिश किया, यस,
और भोली को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भोली ये भी चीज बोल पा रही थी। टीचर ने बोला, देखा मैंने कहा था ना। फिर टीचर ने एक बुक भोली के हाथ में दे दिया। उस बुक के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स थे, कलर्ड पिक्चर्स थे। उसमें कैट का पिक्चर भी था, डॉग का पिक्चर भी था, गोट का भी था, पैरेट, टाइगर और एक गाय का भी पिक्चर था। गाय वो भी बिल्कुल लक्ष्मी की तरह दिखती थी, वैसे ही गाय का पिक्चर था। और इन सब के पास में ही ब्लैक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। टीचर ने ये बुक भोली को दिया और बोला कि अभी आप ये पढ़ने की कोशिश करो, 1 महीने तक आप लगभग ये बुक पढ़ लोगे और उसके बाद मैं आपको एक और थोड़ा बड़ा बुक दूंगी, आप वो भी पढ़ना चालू कर पाओगे। फिर मैं थोड़ा और बड़ा बुक दूंगी और धीरे धीरे करके आप इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची बन जाओगे। उसके बाद से आपके ऊपर कोई हंसेगा तक नहीं, आपका कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा, सब लोग आपको सुनेंगे। समझे मैं क्या कह रही हूं? अब कल सुबह आप घर जाकर वापस स्कूल आ जाना। भोली जैसे ही वापस घर की तरफ जा रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि गांव में जितने भी मंदिर है सभी मंदिर के बेल रिंग करने लग गए थे। वहां पे स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ थे वो पेड़ में फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे थे। फ्लावर्स वो भी रेड कलर के फ्लावर्स थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट जो है वो थ्रॉब करना चालू हो गया था और वो भी एक नए उम्मीद के साथ थ्रॉब कर रहा था, एक नए जिंदगी के साथ, एक नया लाइफ उसे मिल रहा है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। देखते ही देखते बहुत साल गुजर गए। ये जो छोटा सा विलेज था ये एक छोटा सा टाउन बन गया था। वहां पे वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया था। एक शेड लगाकर लोग सिनेमा भी देख सकते थे, ऐसा सिचुएशन भी बन चुका था। और वहां का जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन में जो मेल का ट्रेन आता है जो कि मेल देता है वो ट्रेन भी रुकना चालू हो चुका था। एक दिन भीष्मबर का प्रपोजल रामलाल जी के घर पे आया और रामलाल अपनी वाइफ से पूछते हैं कि ये जो प्रपोजल है क्या हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपनी वाइफ से पूछते हैं। रामलाल की वाइफ जवाब देती है कि हमारी जो भोली है, भोली की किस्मत अच्छी है कि उसे इतना वेल टू डू ब्राइड ग्रूम मिल रहा है। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, वेल टू डू मतलब अच्छा सेटल्ड दूल्हा मिल रहा है। उसके पास इतना बड़ा शॉप है, खुद का एक खुद का घर भी है उसके पास। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बैंक अकाउंट में हजारों रुपए भी है और इसके ऊपर से वो दहेज भी नहीं मांग रहा है, डाउरी भी नहीं मांग रहा है। तो ये रिश्ता अच्छा है, यही उनकी वाइफ का मानना था। रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो तुम कह रही हो वो सही तो कह रही हो, पर जैसा कि तुम जानती हो कि वो इतने यंग भी नहीं है, लगभग उनकी उम्र मेरे बराबर की है। इसके ऊपर से उनकी जो पहली वाइफ है उनके जो बच्चे हैं वो भी ग्रोन अप हो चुके हैं। तो रामलाल की वाइफ ये चीज सुनकर वो कैजुअली बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनकी उम्र लगभग 45 साल से 50 साल की होगी, कोई ज्यादा एज भी नहीं है उनकी। इसके ऊपर से एक पॉजिटिव बात ये भी है कि वो दूसरे विलेज में रहते हैं, हमारे विलेज में नहीं रहते। और इसी कारण वो ये नहीं जानते कि जो भोली है, भोली के चेहरे में पूरा और शरीर में पूरा पोक मार्क्स है और वो ज्यादा होशियार भी नहीं है। शी इज हैविंग लैक ऑफ सेंस, वो भी वो नहीं जानते। अगर हमने ये शादी का प्रपोजल अगर हमने मना कर दिया तो शायद से भोली की शादी कभी होगी ही नहीं। फिर रामलाल कहते हैं कि हाँ, पर भोली क्या कहेगी इस बारे में। तो जो उनकी वाइफ है वो कहती है कि वो क्या कहेगी, वो विटलेस लड़की क्या कहेगी। विटलेस मतलब जो कि फूलिश हो, बेवकूफ लड़की क्या कहेगी वो। शी इज अ डम काउ, वो एक गूंगी गाय की तरह है।
तो रामलाल सोचते हुए बोलते हैं कि हाँ सही कह रही हो शायद से तुम। और जो भोली है वो कोर्टयार्ड के ही दूसरे कोने में, जिस कोर्टयार्ड में ये लोग खड़े हुए थे, उस कोर्टयार्ड के दूसरे कोने में एक कॉट के ऊपर लेटी हुई थी, एक बेड के ऊपर लेटी हुई थी। और सारी बातें जो कि ये लोग फुसफुसा रहे थे, विस्पर कर रहे थे, वो सारी बातें वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ जो है उनका एक ग्रोसरी का दुकान था, ग्रोसरी मतलब किराने का दुकान था, और वो बहुत अच्छा चलता भी था। जब ये शादी के लिए आए तो बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लेकर आए। एक घोड़े में बैठे हुए थे ये, और वो घोड़े को पूरा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। और सामने एक बहुत ह्यूज प्रोसेशन चल रहा था, प्रोसेशन मतलब एक भीड़ चल रहा था, और भीड़ के भी सामने एक ब्रास बैंड चल रहा था। ब्रास बैंड का क्या मतलब हुआ? वो म्यूजिशियंस जो कि ब्रास से बने हुए इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो वो लोग गाना बजा रहे थे, वो भी इंडियन फिल्म के एक जो कि फेमस फिल्म था उस टाइम का, उस मूवी में से एक गाना वो लोग प्ले कर रहे थे। जब रामलाल ने ये इतना बड़ा पॉम्प और स्प्लेंडर देखा तो वो भरोसा ही नहीं कर पाए कि उनकी चौथी बेटी की शादी इतना खूबसूरत तरीके से होगा। पॉम्प मतलब एक ऐसी सेरेमनी जो कि बहुत ही स्प्लेंडेड हो, बहुत ही खूबसूरत हो। और स्प्लेंडर आप जानते ही, मैग्निफिसेंट अपीयरेंस वाला, मतलब बहुत ही बड़ा खूबसूरत अपीयरेंस वाला जो पार्टी है, ये देखकर रामलाल तो चौंक गए थे। और उनकी जो बहनें आई थी, भोली की जो बहनें थी वो भी आई थी शादी में, और उन्होंने जब देखा कि उनसे भी बहुत अच्छी शादी भोली की हो रही है तो उनको एनवियस महसूस होता है। एनवियस मतलब बहुत ही ईर्ष्या फील होता है, जेलस फील होता है उन लोगों को ये सब देखकर। वो ऑस्पिशियस मोमेंट, वो स्पेशल टाइम आ चुका था। जो पंडित है, जो कि प्रीस्ट है, वो बोलते हैं कि दुल्हन को लेकर आओ। ये जो दुल्हन है भोली, वो रेड कलर का सिल्क का कपड़ा पहनी हुई थी। क्लैड, क्लैड मीन्स क्लोथ, उसने पहना हुआ था। और वो आकर वो जो फायर है, फायर, सैक्रेड फायर, वो जो प्योर फायर है, उसके पास में जहाँ पे दुल्हन को बैठना चाहिए वहां पर आकर उन्हें बैठा दिया जाता है, वो बैठ जाती हैं। इतने में जो बिशंबर नाथ हैं उनके फ्रेंड प्रॉम्प्ट करते हैं, इशारा करते, बताते हैं उनको कि जो माला है वो पहनाने के लिए, शादी के लिए। तो उनके हाथ में जो मैरीगोल्ड का माला था वो पहनाने के लिए वो उठाते हैं उस चीज को। इतने में एक विमेन क्या करती है, जो वेल, वेल मतलब जो पर्दा भोली के चेहरे के सामने था वो थोड़ा स्लिप बैक कर देती है, पीछे की तरफ खींच देती है। उससे भोली का चेहरा थोड़ा दिखाई देता है। बिशंबर नाथ माला पहनाने के जस्ट पहले एक हल्का सा ग्लांस, एक लुक लेते हैं कि देखने के लिए कि ये जो भोली है ये कैसी दिखती है। और उनका हाथ वहीं पे पॉइज्ड हो जाता है। पॉइज्ड हो जाना मतलब बैलेंस करके रुक जाता है। जो भोली है वो तुरंत क्या करती है, वो वेल को, पर्दे को एडजस्ट करती है और वापस से सर झुका लेती है। बिशंबर नाथ अपने एक फ्रेंड जो कि उनके बगल में खड़े हुए थे उनसे बोलते, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? उसके चेहरे में पोक मार्क्स हैं। तो ये जो दोस्त है वो भी कहता है कि तू भी तो उतना यंग नहीं है, कर ले शादी। पर वो बोलता है नहीं, अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके फादर को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। जो रामलाल है वो अपनी पगड़ी उतार कर उनके पैर पे रख देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे ह्यूमिलिएट मत करना, मेरी बेइज्जती मत करना, 2,000 रुपए रख लो। पर बिशंबर नाथ मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं, मुझे 5,000 चाहिए, नहीं तो हम यहां से चल देंगे। रामलाल प्लीड करते हुए, भीख मांगते हुए उनसे कहते हैं कि थोड़ा तो कंसिडर करो, अगर आप यहां से चले गए तो मैं अपने गांव वालों को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो बिशंबर नाथ कहते हैं अगर इतना ही फिक्र है तो लेकर आ जाओ 5,000 रुपए। जो भी पैसे थे उनके पास, रामलाल के पास, वो जाते हैं, सेफ खोलकर उसे काउंट करते हैं और लेकर आकर बिशंबर नाथ के चरणों में रख देते हैं।
विशंबरनाथ बहुत ही खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि उनकी विक्ट्री हो गई, उनको ट्रायम्फ मिल गया है, ट्रायम्फेंट हो गया है वो। और वो कहते हैं कि लेकर आओ वरमाला, लेकर आओ, मैं पहनाऊंगा इसे। एक और बार वो जो वेल है, वो जो पर्दा है जो कि भोली के चेहरे के सामने था, वो पीछे की तरफ हुआ। इस बार भोली की जो आंखें हैं वो डाउनकास्ट नहीं थी। डाउनकास्ट मतलब नीचे की तरफ नहीं देख रही थी, वो अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड मतलब एक्सपेक्टेड हस्बैंड की तरफ देख रही थी। पर गुस्से के साथ नहीं देख रही थी, ना ही नफरत के साथ देख रही थी, पर एक कोल्ड कंटेम्प्ट के साथ देख रही थी। मतलब एक ऐसे नज़र के साथ देख रही थी कि यू आर नॉट वर्थ टू मैरी मी, आप मुझसे शादी करने लायक नहीं हो। जो विशंबरनाथ है, उन्होंने वो जो गार्लैंड है उसको रेस किया ताकि वो उनके गले के इर्द गिर्द उसे पहना सके, बट भोली की हाथ ने एकदम से क्या किया, उसे स्ट्रक अवे कर दिया और वो जो फूल का जो माला था वो सीधे आंख के ऊपर गिर गया जाकर। भोली खड़ी हो गई और वो जो वेल था उसको कंप्लीटली अपने सर से हटा दिया और भोली ने कहा कि पिताजी, वो भी बिल्कुल लाउड वॉइस में। सभी लोग वहां पे जो खड़े हुए थे, भोली की बहन, भाई, नेबर्स, रिलेटिव्स, सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि भोली इस बार बिल्कुल स्टैमर किए बिना, हकलाए बिना सीधे सीधे बोल रही थी। भोली ने कहा कि पिताजी, आपके जो पैसे हैं वो आप वापस ले लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करने वाली हूं। रामलाल ये सारी चीजें देखकर थंडरस्ट्रक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और वहां पे जितने भी गेस्ट आए थे वो लोग सब फुसफुसाने लगते हैं, विस्पर करने लगते हैं, बोलते हैं सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, सो अकली, कितनी बदसूरत है, सो शेमलेस, कितनी बेशरम है। रामलाल इतने में गुस्से में कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो भोली, तुम अपने फैमिली का ही अपमान करना चाह रही हो क्या, डिस्ग्रेस में लाना चाह रही हो क्या अपने फैमिली को, हमारे इज्जत का तो ख्याल रखो। भोली ये जैसे ही सुनती है, भोली कहती है कि आपके इज्जत के खातिर ही मैं इस लंगड़े बूढ़े इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। लेम बोला गया, लंगड़ा मतलब ये जो विशंबरनाथ है वो थोड़े लंगड़े भी होते हैं, वो थोड़ा लंगड़ा कर ही चलते थे। मैं ऐसे मीन मतलब मतलबी, ग्रीडी मतलब लालची, और कंटेम्प्टेबल कावर्ड, कंटेम्प्टेबल कावर्ड मतलब घिनौने, कावर्ड, डरपोक इंसान से मैं शादी नहीं करने वाली, नहीं करने वाली, नहीं करने वाली, नहीं करने वाली। जैसे ही ये चीज एक विमेन पास में जो खड़ी रहती है वो सुनती है तो वो बोलती है कि शेमलेस लड़की है, ये तो बेशरम लड़की है, हम तो सोचते थे कि ये हार्मलेस डम काउ है, हार्मलेस जो कि किसी को चोट नहीं पहुंचाए, और डम गूंगी गाय है। ये जैसे ही भोली सुनती है वो वायलेंटली गुस्से से बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही आप सोचते थे, आप ये सोचते थे कि मैं एक डम ड्रिवन काउ हूं, मतलब एक ऐसी गाय जिसको जहां पे भी ड्राइव किया जाए या तो जहां पे भी भेज दिया जाए वो वहां पे चली जाएगी, तो मैं वैसी गाय हूं, ऐसा आप सोचते थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप मुझे ऐसे हार्टलेस क्रीचर के हाथों सौंप देना चाहते थे, पर अब ये जो डम काउ है, ये जो स्टैमर करने वाली फूल है, ये बात कर रही है। आप और भी कुछ सुनना चाहती हैं क्या? विशंबरनाथ वहां से पलटकर वापस जाने लग गया और वो जो बैंड थी जो कि इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी वो कंफ्यूज हो गई, उन्हें लगा कि सेरेमनी खत्म हो गया, तो जो एंडिंग गाना होता है वो लोग बजाने लग गए कंफ्यूज होकर। ये जो रामलाल है, रामलाल ग्रीफ के साथ मतलब दुख के साथ और शर्म के साथ अपना सर झुकाकर उसी जगह पे खड़े रह जाते हैं। रामलाल जाके भोली से कहते कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे अब।
तो भोली कहती है कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपका ख्याल रखूंगी और मम्मी को मैं उसी स्कूल में ले जाऊंगी जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था और मैं मम्मी को पढ़ाऊंगी। क्या ये सही नहीं है मैम? ऐसा सुलेखा अपने मैडम से, टीचर से पूछती है। वो जो टीचर है जिसने भोली को पढ़ना लिखना सिखाया था, वो एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी और वो ये सारा ड्रामा देख रही थी और उन्होंने बोला, तुम बिल्कुल सही हो भोली। वो जो टीचर है वो पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ वहाँ पे खड़ी हुई थी, जैसे कि एक आर्टिस्ट सेटिस्फाइड होता है अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करने के बाद। जैसे कि अगर एक पेंटर है, पेंटर ने अपना मास्टरपीस बहुत टाइम लगाकर, बहुत सोच समझ के अपने मास्टरपीस को बना दिया, उसके बाद वो खड़े होके थॉटफुली उसी पेंटिंग को बहुत देर तक देखता है, थॉटफुली कंटेम्पलेट करता है। तो वो जो कंटेम्पलेशन है, सेटिस्फैक्शन है जो उस इंसान को मिलता है, बिल्कुल वैसे ही इस टीचर को महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना मास्टरपीस दैट इज भोली को वो बनाया था जो वो कभी नहीं बन सकती थी। इसी के साथ आई एंड अप विद द चैप्टर। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शंस एंड अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शंस। हमारा पहला रिफ्लेक्शन है गर्ल्स एजुकेशन। हमने देखा कि इस चैप्टर में भोली और भोली के सिस्टर्स जितने भी हैं, सभी को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता, बट बॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता था। उन लोगों का मानना, पेरेंट्स का मानना ये था कि इनकी जल्दी से शादी कराओ और इनको भेज दो। उनके ऊपर पैसा खर्च करना, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना, वो उनके लिए वेस्ट था। और हम डेवलपमेंट देखते हैं कि ये जो भोली, जिसको बोलना तक नहीं आता था, स्कैमर करती थी, वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमने क्या देखा कि वो सैक्रिफाइस करने के लिए ज़रूर तैयार थी। वो एजुकेटेड थी, उसके दिमाग में इतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग था कि वो अपने घर वालों की इज्जत के बारे में सोचते हुए और वो सारे कंडीशंस को देखते हुए कि वो खूबसूरत नहीं दिखती है, वो सारी चीज़ों को समझकर वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस लेम इंसान, लंगड़े इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, वो उस बूढ़े इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और ये जानकर कि उस इंसान की ऑलरेडी वाइफ है, वो तैयार हो जाती है शादी करने के लिए। बट जब उसे ये चीज समझ में आता है कि ये इंसान लालची है, ग्रीडी है और अपने बारे में सोचता है, मीन है और घिनौनी हरकत करता है, जब भोली को समझ में आता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तब वो आवाज उठाती है, वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करना है। यही एजुकेशन का पावर है कि एजुकेशन हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करना सिखाता है। भोली जो कि कभी भी नहीं बात करती थी, वो स्टैमर करती थी, लोगों के सामने ज्यादा कुछ बोलती ही नहीं थी, वही भोली जब सही सिचुएशन होता है तो इतना बोलती है कि सबका मुंह बंद कर देती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में, या तो उसके विजडम का परिचय हमें यहाँ पे भी मिलता है जब वो बोलती है कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगी, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूंगी। अगर गर्ल्स एजुकेशन की ही बात कही जाए तो हम ये भी समझते हैं कि एक गर्ल को एजुकेट करना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि घर में एक सस्टेनेबल इकोनॉमी गर्ल्स के एजुकेशन से जरूर आती है। सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, हमारे कंट्री में भी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी गर्ल्स के एजुकेशन के कारण आता है, क्योंकि वो एजुकेटेड रहती है, इसलिए वो हायर पोस्ट में काम करती है। The most important thing which we should understand is that we are creating more leaders for our country. आज का जनरेशन आप लोगों ने हर जगह पे देखा होगा, there are many female candidates who are representing their country, who are representing different various positions for the country. तो यही चीज हम अपने मन में
बहुत डिटर्मिनिस्टिक तरीके से भर लेते हैं कि लेट अस एजुकेट गर्ल्स एंड लेट अस क्रिएट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड टू लिव इन। हमारा सेकेंड रिफ्लेक्शन है टीचर एज रोल मॉडल। हम इस एस्पेक्ट में दो तरीके से हम चीजों को समझेंगे। एक हम नजरिया रखेंगे बच्चे का, स्टूडेंट कैसे टीचर्स को उनको अप्रोच करना है, और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि टीचर को कैसे अपने स्टूडेंट से अप्रोच करना है। यहाँ पे अगर हम भोली को देखेंगे तो भोली को कुछ नहीं पता था कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उससे कौन प्यार करता है, क्या उसके अगल बगल में क्या चल रहा है, सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इवन बोलना तक नहीं आता था उसे ढंग से। बट जब वो उस टीचर के पास पहुंचती है, टीचर एजुकेटेड रहती है, वो समझती है भोली को, और कुछ प्यार भरे सेंटेंस उसके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चालू कर देते हैं। बच्चों को, स्टूडेंट को ये चीज समझना जरूरी है कि आपके सारे नर्वसनेस, आपके सारे एंजाइटीज, डिस्ट्रेस, आपके मेंटल स्ट्रेस, सारी चीजों को आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे इन सारे नेगेटिव से कैसे बाहर निकलना है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, दे से दैट देयर पेरेंट्स आर नॉट एज एजुकेटेड। आज का जो एजुकेशन लेवल है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड इज योर टीचर। जस्ट टॉक टू योर टीचर्स एंड थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। अब हम टीचर के नजरिए से देखते हैं कि टीचर एक इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस स्टोरी में हमें यह समझ में आता है कि कुछ वर्ड्स कैसे बच्चे को पूरा डाइवर्ट कर देते, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। टीचर के हर वर्ड, टीचर को यही चीज ध्यान देना है, टीचर को यही चीज सोचना है कि हमारे हर सिंगल सेंटेंस इतने पॉजिटिव रहे कि हम और लाखों स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सके, एक नया लाइफ देख सके, एक नई पॉजिटिविटी दे सके। विद दिस आई एंड अप दिस चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।